नमस्कार। डिजाना न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आजकल के नौजवान वैसे तो मल्टीनेशनल कंपनियों में 5 डिजिट की सैलरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहीं बसना चाहते हैं और वहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाकर वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के परे कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्र की, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना करियर सशस्त्र सेनाओं में ढूंढते हैं। ज़बरदस्त मेहनत और दुनिया के सबसे कठिन इंटरव्यू को पास करके, सबसे कठिन परीक्षा को पास करके कुछ नौजवान भारतीय सेना में अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं। उन्हीं में से एक हैं हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे ने हाल ही में CDS क्लियर किया है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में उनका सिलेक्शन लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। हिमांशु पांडे इंदौर की बहुप्रसिद्ध फोर्स एकेडमी के विद्यार्थी हैं। फोर्स एकेडमी के डायरेक्टर लखन सिंह यादव हैं, जो पिछले कई वर्षों से सशस्त्र सेनाओं के लिए नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, छात्र छात्राओं को तैयार कर रहे हैं। और इस वर्ष फोर्स एकेडमी का अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस वर्ष फोर्स एकेडमी के 18 बच्चे अग्निवीर में सिलेक्ट हुए हैं, 8 बच्चे ऑफिसर्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसमें से 2 छात्राएं नेवी के लिए सिलेक्ट हुई हैं, 2 बच्चे NDA में सिलेक्ट हुए हैं, 1 बच्चा ऑफिसर्स ट्रेनिंग गया बिहार के लिए सिलेक्ट हुआ है, 1 बच्चा हिमांशु पांडे जो हमारे साथ बैठा हुआ है वो OTA चेन्नई के लिए सिलेक्ट हुए हैं और 1 बच्चा FCAT यानी एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो बहुत ही ब्राइट रिकॉर्ड, बहुत ही ब्राइट कैरियर है फोर्स एकेडमी का। नौजवानों को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और हिमांशु आपको बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने भारतीय सेना की एक सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। क्या बात थी, क्या मन में ऐसे जज्बा था कि आपने सेना में जाने की चुना, जबकि आप और भी कई अच्छे करियर बना सकते थे जिसमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और जीवन का खतरा कम रहता है? सर, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा यहाँ पर आए थे अपनी तैयारी करने के लिए। आफ्टर मेरी फैमिली यहाँ पर सेटल हो गई और मुझे लगा कि शुरू से ही मेरे पापा JCO की तैयारी कर रहे थे, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होता है उसमें टीचर की। उनको बस मेरिट आउट हो गए थे दांत की वजह से। और मेरे फैमिली में भी मेरे भैया है एयरफोर्स में, सोल्जर है मेरे भैया। उसकी वजह से मुझे थोड़ा डिफेंस को लेकर मन में आया कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए, आर्मी में जाकर देश सेवा कर सकता हूँ, पापा का सपना पूरा कर सकता हूँ। उस कारण से मुझे लगा कि डिफेंस में मेरा करियर मैं अच्छे से बना सकता हूँ, ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर के पद के लिए। तो अब आप जब लेफ्टिनेंट पद के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, OTA चेन्नई जा रहे हैं आप, तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सेना को लीड करेंगे, जब किसी भी मोर्चे पे आप जाएंगे, किसी भी उस पर, तो सेना को लीड करेंगे, आपके पीछे एक प्लाटून चलेगी। तो बहुत ही गर्व का विषय होता है, गौरव का विषय होता है। तो आपको मन में इस तरह का कोई भाव तो नहीं, डर तो नहीं कि जान का खतरा रहता है? हमेशा सेना में काम करो तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आपको काम करना पड़ता है और बहुत ही चुनौतियाँ रहती हैं और हर पल चुनौतियाँ बदलती रहती हैं। तो आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, हालांकि मुझे बहुत ही दुबले पतले नजर आ रहे हैं आप, तो क्या मानसिक और शारीरिक रूप से आप तैयार हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए? यस सर, मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ। शुरू से यही सपना रहा है कि डिफेंस ज्वाइन करना है और उस हिसाब से अभी आपने बताया कि अभी शारीरिक तो थोड़ा कमज़ोर हूँ, पर वहाँ जाने के बाद ट्रेनिंग के दौरान हमें शारीरिक मजबूत, मानसिक मजबूत किया जाएगा। और जो हमारा SSB इंटरव्यू होता है उसमें भी ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, जो मानसिक चेक कर लेते हैं कि इस बंदे में, इस लड़के में वो जज्बा है कि नहीं, ये प्लाटून लीड कर सकता है कि नहीं, ये अपने यूनिट को कहीं आगे तो नहीं छोड़ देगा, या इसमें ज़्यादा गुस्सा तो नहीं भरा है। ये हमारे 5 दिन में बेसिकली टेस्ट होता है वहाँ पर कि हम तैयार है कि नहीं। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, उसमें आप खरे उतरे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ इस टेस्ट को पास करने में फोर्स एकेडमी और लखन सर की, कर्नल बर्मन सर की क्या भूमिका रही? जब आप यहाँ आए थे तब कितने बड़े थे, किस क्लास में पढ़ते थे और कितने साल, कितने समय आपने फोर्स एकेडमी में रहकर इस लायक आप बने कि आप ऑफिसर बन गए? मैं 12वीं के बाद मैंने BA किया यहीं से। मैं बेसिकली पीथमपुर से हूँ। मैं पीथमपुर से आया, यहाँ पर BA किया मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से। और मैंने वहाँ से NCC की तैयारी करते हुए, NCC भी कर रहा था,
नेशनल कैडेट कोर्प्स, वहाँ से मैंने 3 साल एनसीसी किया। साथ में मैंने 1 साल यहाँ फोर्स डिफेंस एकेडमी में सीडीएस की रिटर्न की तैयारी करी, और 3 बार मैं लखन सर और कर्नल मनोज बर्मन सर के साथ इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए बैठ चुका हूँ। और वहाँ मुझे हर छोटी छोटी बारीकियाँ जो इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, हर 1 डे टेस्ट, 2 डे टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, वैट टैट, हमको पिक्चर दिखा के जो भी छोटी छोटी बारीकियाँ होती है वो हमको समझाया गया। 6-7 घंटे की क्लासेस सीडीएस की लगी, सीडीएस की 6 से 7 घंटे की क्लासेस लगती थी। उसमें सारे सब्जेक्ट कवर होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश और जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसकी तैयारी हमको 6-7 घंटे तैयारी करने के बाद हम 4 घंटे फोर्स एकेडमी ने आपको मदद पहुंचाई? फोर्स एकेडमी से आपको ऐसा लगता है कि फोर्स एकेडमी में आने की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? बिल्कुल सर, गाइडेंस, एक टीचर की गाइडेंस ही होती है। टीचर गाइड कर सकता है आपको, पढ़ना आप पर है। हमको एक घंटे जो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, उसके बाद हम 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठते थे। और टीचर्स का पढ़ाने का नज़रिया, महेंद्र यादव सर है जो ज्योग्राफी को आपके माइंड में पूरा फिट कर देते हैं। इंग्लिश सर से, लखन सर से मैंने इंग्लिश की तैयारी करी है। ये कॉन्सेप्ट सिखाकर, कॉन्सेप्ट हम वीके सिन्हा से फिर बुक लगा लेते हैं। गाइडेंस महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के। आपको लगता है किसी गाइडेंस की वजह से आज आप ऑफिसर की परीक्षा पास कर पाए? बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हिमांशु। मैं आपके सर से बात करना चाहूँगा। इस वक्त लखन यादव हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं आप फोर्स एकेडमी। लखन सर, आपने अपने करियर में बहुत सारे बच्चे, मुझे जहाँ तक याद है, जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं समझता हूँ आपने सैकड़ों बच्चे जो है वो सेना में भेजे होंगे, जिसमें सैनिक से लेके लेफ्ट ऑफिसर तक हैं। इस बार का अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो जैसे कि आपके 8 बच्चे सिलेक्ट हुए जी, तो मुझे उनके बारे में बताइए कि आपने क्या विशेष आपने मेहनत की, कितना अच्छा आप रिजल्ट दे पाए? कोरोना के बाद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी बच्चों की, क्योंकि 1 साल लगभग बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाई थी। तो हमने उनके लिए एक शेड्यूल तय किया। सुबह 8 से लेकर के रात को 8 तक हमने बच्चों को वहीं रखा। जितना पढ़ाया उसके बाद में उनको पढ़ने के लिए वहीं बिठा करके प्रेरित किया, क्योंकि कोविड में बच्चों की आदत छूट चुकी थी, इतनी लंबी सीटिंग बच्चे दे नहीं पा रहे थे। तो वो एक रामबाण साबित हुआ, और उसी वजह से बच्चे एनडीए और एफकेट और इन सारी परीक्षाओं को क्लियर करके एकेडमीज ज्वाइन कर पाए। तो जैसे कि आपने कहा कि अग्निवीर में आपके 18 बच्चे सिलेक्ट हुए एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के जी, लिए। और ये जो ऑफिसर्स में आपके 8 बच्चे सिलेक्ट हुए, 2 नेवी में हुए, एफकेट में भी 1 बच्चा सिलेक्ट हुआ है, गया के लिए सिलेक्ट हुआ है, चेन्नई के लिए भी सिलेक्ट हुआ है, 2 बच्चे एनडीएस में सिलेक्ट हुए हैं जी। तो इनके लिए और जो अग्निवीर के सैनिक है उनके लिए दोनों के लिए निश्चित रूप से आपके एकेडमिक प्रोग्राम्स अलग अलग होंगे? दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि दोनों की क्या डिफरेंस रहता है दोनों प्रोग्राम में? अग्निवीर की जो परीक्षा होती है वो अपने आप में अलग होती है। जैसे आर्मी में भी जो बच्चे गए हैं अभी महू और भोपाल एआरओ से, लगभग 50 की संख्या में बच्चे गए हैं सैनिक के रूप में। उसमें पहले दौड़ होती है, फिर रिटर्न होता है, और उसका मेडिकल और ये सारी प्रक्रिया होती है। और ऑफिसर्स की अगर बात करें तो इस पर पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होती है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और यूपीएससी का अपना एक लेवल है। तो उस लेवल की एग्ज़ाम जब बच्चा क्लियर करता है उसके बाद में एसएसबी इंटरव्यू, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटरव्यू है, क्योंकि इतना लंबा कोई इंटरव्यू चलता नहीं है। और इसमें सबसे कठिन परीक्षा भी मानता हूँ मैं, देश की सबसे कठिन परीक्षा है ये, एनडीएस की परीक्षा, सीडीएस की परीक्षा। हाँ, अगर ये टॉप 5 एग्जामिनेशंस के अंदर आती है तो इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि इंटरव्यू सबसे कठिन है, क्योंकि इतना इंटरव्यू आईएएस का भी नहीं होता है जितना एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो उसमें बच्चों को मानसिक रूप से मजबूती कैसे मिले और वो उनकी ट्रू पर्सनालिटी कैसे बाहर निकाल करके लेकर आ सके, जो छोटी छोटी कमियां होती हैं बच्चों के स्वभाव में, उसको कैसे दूर किया जा सके। तो वो रेगुलर जब हम टच में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं पूरे टाइम, तो वो हमें समझ में भी आता है कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, इसको किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, और उसी तरह से उसको गाइड किया जाता है। तो लखन सर, ये और क्या सुविधाएं आपकी एकेडमी में हैं? एक तो मैं जानना चाहता हूँ, दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी सही उम्र रहती है कि किस क्लास से बच्चा आपको सौंप दिया जाए तो आप उसको भारत माता का सपूत बना देंगे, सैनिक बना देंगे, ऑफिसर बना देंगे? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा कि जो सही उम्र है वो क्लास 10th के बाद है, क्योंकि एनडीए के लिए उम्र का एक बहुत बड़ा बंधन होता है। 18.5 वर्ष की उम्र अगर हो जाती है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, और 19.5 हो जाती है तो आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उम्र का एक बड़ा बंधन है। तो इसमें बच्चा यदि 10th के बाद से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा तो निश्चित तौर पर उसके 11th-12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, साथ ही वो एनडीए के लिए भी चयनित हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जो 12th पास हो चुके हैं वो सीडीएस और एफकेट की तैयारी कर सकते हैं, तो उन्हें 12th के तुरंत बाद ही वो कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि उनके पास प्रिपरेशन का पूरा समय रहे और उस समय के दौरान बच्चा अपने आप जैसे हिमांशु ने किया जी। और सारी सुविधाएं क्या?
सुविधाओं की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको पढ़ाने वाले टीचर्स स्थायी हैं या नहीं। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर यही है कि हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो चारों पढ़ाते हैं और उनको खुद को रिजल्ट की बड़ी चिंता होती है, परवाह होती है, तो बच्चों के साथ हमेशा लगे रहते हैं। तो हम लोग आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, साथ में साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चे पहले तो 6 to 7 आवर्स क्लास में बैठते हैं और उसके बाद में फिर उनको सेम डे होमवर्क प्रैक्टिस शीट दे करके वो सब करवा दिया जाता है। तो उसी का नतीजा है कि कम विद्यार्थी संख्या होने के बावजूद भी जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत अच्छा है। हिमांशु, अभी आप और फोर्स एकेडमी में रहते हो, कभी और तैयारी कर रहे हैं इस वक्त भी आप? सर मेरी तैयारी हो गई है, फोर्स एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। कर्नल सर से बात करते रहता हूँ एसएसबी के रिगार्डिंग, और सर से भी बात करते रहता हूँ जब भी एग्ज़ाम निकलता है, जब एग्ज़ाम पास आता है तो कुछ भी अगर मन में ऐसा डर हो किसी सब्जेक्ट को लेके तो एक बार सर से बातचीत हो जाती है। कर्नल सर से जब एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं उसके पहले ही थोड़ा गाइडेंस। क्या सवाल आपसे वहाँ इंटरव्यू में किए गए? जब आप गए तो आपसे क्या सवाल किए गए? मुझे पूरा 5 दिन का तो मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन अगर महत्वपूर्ण कोई सवाल जो आपके दिमाग में हो जो पूछा गया वो सर हमसे थिएटर कमांड के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, और वो हमसे अचीवमेंट पूछते हैं ज़्यादातर, फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछते हैं, और हमको एक PIQ दिया जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरीज का। उसमें जो हम लिखे रहते हैं अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन होता है। मैंने NCC किया है तो मेरे से NCC से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। NCC की भर्ती क्यों घटाई जा रही है? थिएटर कमांड क्या है? थिएटर कमांड सर बेसिकली है कि जो तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स को एक साथ करने पे बात चल रही है, थोड़े ऑफिसर्स की संख्या घटाने पे बात चल रही है, और NDA को बढ़ावा देने पे बात चल रही है, क्योंकि NDA में बच्चा चला जाता है 12th के बाद ही, और 3 साल NDA में ही रहता है, उसकी 4.5 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ से ऑफिसर्स अच्छे निकलते हैं। तो थोड़े जो जैग इंट्री जो जनरल रावत थे, हाँ, उन्होंने सोचा था थिएटर कमांड के बारे में। थिएटर कमांड हालांकि वो एक बहुत ही दुखद विमान दुर्घटना में अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा था, तो उस बारे में आपसे सवाल किए। तो उसमें लखन यादव सर की और कर्नल वर्मन साहब की क्या आपको पढ़ाई कुछ चीजें थी जो पुरानी पढ़ी हुई थी जो आपको वहाँ काम आई? बिल्कुल सर, हमसे ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक्स मिलते हैं, वो जो वर्ल्ड अफेयर्स, मेरा जो पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है, तो हॉबी मुझे कर्नल सर ने ही बताई कि वर्ल्ड अफेयर्स में मैं अच्छा था, तो वर्ल्ड अफेयर्स आप ले सकते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़े हैं, तो इंटरनेशनल अफेयर्स थिएटर कमांड भी उसी के अंदर आता है। क्या चल रहा है देश दुनिया में, वर्ल्ड में, इंडिया का रिलेशन किसके साथ है, ये सब बताते थे हमको कर्नल सर। वो छोटी छोटी बातें काफ़ी हेल्प करी SSB में इंटरव्यू के दौरान। लखन भाई, ये बताइए कि आपकी फोर्स एकेडमी में इस वक्त कितने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 700 से 750 बच्चों के आसपास बच्चे जो है साल भर में। तो इतने बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास संसाधन क्या है? आपके पास कक्षाएं कितनी हैं, हॉस्टल्स हैं कि नहीं है, मैदान है कि नहीं है, क्या किस तरह से 750 बहुत बड़ा नंबर है? संस्था का जो अग्निवीर विंग है वो बिल्कुल अलग है, उसमें ग्राउंड है हमारे पास में 4.5 एकड़ का पूरा, और ग्राउंड में ही। कहाँ पर है? ये गणेश नगर खंडवा का। तो वहाँ पर बच्चे, अग्निवीर के बच्चे तैयार होते हैं? वहाँ सिर्फ अग्निवीर, क्योंकि वहाँ दौड़ना पड़ता होगा उनको। तो वहाँ सिर्फ अग्निवीर के बच्चे ही ट्रेंड होते हैं। और ये ऑफिसर्स बच्चे कहाँ तैयार? ये हमारा नवलखा जो ब्रांच है, जो हेड ऑफिस नवलखा पर, पालदा के पास। हाँ, पालदा के पास में। तो वहाँ कितनी जगह है? वहाँ पर हमारे पास में लगभग 15-16 हज़ार स्क्वायर फीट जगह है, जिसमें बहुत अच्छे क्लासरूम्स, साथ में डाउट काउंटर, लाइब्रेरी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही एकमात्र वहाँ पर बात नहीं है। पढ़ाने के साथ साथ बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा है या खुद से पढ़ के आ रहा है, तो उसके जो डाउट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर डाउट काउंटर पर आपके टीचर्स होना चाहिए। तो डाउट काउंटर्स पर हमारे टीचर हैं। साथ में बच्चे रूम में अगर 2-3 बच्चे रहते हैं, अलग अलग बच्चों की अलग अलग हैबिट होती है, तो रूम पर ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए डेडिकेटेड केबिन सिस्टम का जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है। साथ में जो स्टडी मटेरियल है वो पूरा संस्थान की तरफ से दिया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें एडिशनल जो होती हैं। ये रहने की क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि जो 750 बच्चे आपके पास हैं, हाँ, तो जाहिर है कि सब इंदौर के नहीं होंगे, आसपास के इलाके से बहुत आते होंगे, बड़वानी, धार, खरगोन, झाबुआ, खंडवा, तो इनको आपके पास हॉस्टल सुविधा भी है? कुछ हॉस्टल से हमारे एफिलिएशन है, जिसमें 100-150 बच्चों के आसपास रहते हैं। बाकी बच्चे अपने हिसाब से, कुछ बच्चे रूम्स लेकर के रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके परिवारजन ऑलरेडी इंदौर में रह रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, तो वो लोग जब फोर्स एकेडमी के बारे में देखते सुनते हैं, खासकर आपके इस चैनल के माध्यम से, तो वो भी अपने भाइयों बहनों को बुलाते हैं। क्या अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस होती है? हाँ, अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस होती है, पर वो बहुत एक तरह से एफोर्डेबल फीस, जो एक नया शब्द चल रहा है कि बहुत मिनिमम फीस में मैक्सिमम सुविधा हम लोग प्रदान करते हैं। कुछ स्कॉलरशिप की भी योजना रहती है कि मान लीजिए एक बच्चा आया बहुत गरीब है, लेकिन आपको उसमें स्पार्क दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये बच्चा निश्चित रूप से ऑफिसर्स में सिलेक्ट हो सकता है, इसको अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए,
लेकिन ये आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए जो टैलेंटेड हैं, जो मेरिट होल्डर हैं जी, उनके लिए आपके पास कोई स्कॉलरशिप की प्लानिंग रहती है? स्कॉलरशिप का तो अलग से प्लानिंग नहीं, पर एक मानवीय पहलू हमेशा साथ में रहता है। और कई सारे बच्चों को हमने निःशुल्क भी पढ़ाया है। जैसे अभी एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी, तो हमने लगभग 20 से 22 बच्चियों को हमने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, और वो बच्चियां चयनित हुई, आज मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा कर रही है। उनको बिल्कुल निःशुल्क हमने तैयार किया। तो वो पहलू तो रहता ही रहता है। तो फोर्स एकेडमी पर अगर आते हैं और अगर पारिवारिक स्थिति में वो क्षमता नहीं है कि आप यहाँ रह करके बहन कर सकें, तो निश्चित रूप से। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे आपका मैं शेड्यूल जानना चाहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या शेड्यूल रहता था? सर सुबह 8 बजे उठने के बाद खुद से खाना वाना बनाने के बाद हम 2 घंटा कोचिंग के पहले पढ़ते थे। आफ्टर 12 बजे से हमारी 1 बजे से कोचिंग रहती थी। 1 से 7 साढ़े 7 तक हमारी कोचिंग रहती थी। और कोचिंग के बाद जब कोचिंग में गाइडेंस मिल जाता है, खुद से पढ़ना 3-4 घंटे बहुत ज़रूरी है। फिर घर पे जाकर रात को 3 घंटे लगभग 9 से 12 या 9 से 1 बजे तक पढ़ना। उसके बाद यही रूटीन है। तो खाना भी आप खुद ही बनाते थे? यस सर, खाना आप अकेले रहते थे इंदौर? यस सर, इंदौर में अकेले रहते। पीथमपुर से आना जाना नहीं किया आपने? नहीं सर, टाइम चला जाता है उसमें, फिर 2 घंटा आना जाने में। तो क्या बनाना आता आपको? खाना बनाना सब आता है? सर अभी रोटी सीखा हूँ, नहीं तो फिर चावल पे ही काफ़ी टाइम, मैंने 1 साल में चावल ही बहुत ज़्यादा खाए हैं। तो दाल चावल बना के सर अभी रोटी बनाना आ गया। लगा सर, देखिए ये जो बच्चे हार्ड वर्कर रहते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं जी, परिवार से दूर रह के और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं, वही बच्चे कामयाब होते हैं। बराबर। तो हमारे सामने हिमांशु पांडे का उदाहरण है। तो क्या मोटिवेशन आप देते हैं बच्चों को? जब आपके पास बच्चा आता है तो उसको क्या आप प्रेरित करने के लिए क्या आपके पास बात करते हैं? बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि आप हमेशा अपने माता पिता का चेहरा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि वो कितनी मेहनत करके आपको यहाँ भेज रहे हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा फौज में जाता है, जय जवान जय किसान, तो कहीं ना कहीं माता पिता का जो संघर्ष होता है, जब वो बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है तो फिर वो बच्चा डाइल्यूट नहीं होता है। और दूसरा, हम लोग भी हमेशा बीच में रहते हैं, तो जब बच्चे कभी अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, थोड़ा बच्चा डिमोटिवेट होता है कई बार एग्ज़ाम दे करके, तो उसको समझाते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं। और वो जो समझ जाते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं। साथ ही ये जो चयनित बच्चे हैं ये स्वयं भी क्लासेस में जाते हैं और वहाँ बच्चों के सामने अपनी सारी अनुभव साझा करते हैं कि हमारा कैसे हुआ। तो ये 2 चीज़ें बड़ा मोटिवेट करती है बच्चों को। बहुत धन्यवाद लखन यादव जी आपका, बहुत धन्यवाद हिमांशु पांडे, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप देश का नाम रोशन करें, वतन का नाम रोशन करें, और जब कभी भी आपको अपनी वीरता, शूरवीरता, साहस और संघर्ष दिखाने का मौका सीमाओं पर मिले तो आप अपनी पूरा 100% देश को, वतन को दें, ताकि न केवल इंदौर का नाम रोशन हो सके वरन फोर्स एकेडमी का भी नाम रोशन हो सके। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।